हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ये वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसी वीडियो में आप सभी चैप्टर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को देख लेंगे। और ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जिनके एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और रिपीट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़कर समझकर जानो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कंटेंट के बारे में बता दूं। आप सभी को पता होगा ह्यूमन डेवलपमेंट सब्जेक्ट में देयर आर 3 यूनिट्स, यूनिट 1, 2 एंड 3, जिसके अंदर भी अलग अलग लेसन है। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर्स के जितने भी यहाँ पे लेसन है इन सभी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन सभी वीडियोस के जितने भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते हैं उनके अगर नोट्स चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स जो है एज अ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है आपके एग्जाम में, राइट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए, है ना। सो ह्यूमन डेवलपमेंट कई तरीके से होता है। पहला, अगर हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल के। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है, जैसे कि आपकी ग्रोथ होना। कई बार हम समझते हैं ना कि अगर किसी चाइल्ड का ग्रोथ हो रहा है तो वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, परंतु ग्रोथ होना एक डेवलपमेंट का ही एक डायमेंशन है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हो रहा है तो मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मतलब ये जो ग्रोथ वर्ड है ये डेवलपमेंट का ही एक डायमेंशन है। ठीक है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, सो फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स जब आपका फिजिकली ग्रोथ हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट बढ़ रही होती है, वेट बढ़ रहा होता है, राइट। तो ये सब चीजें जब बढ़ती हैं तो ये फिजिकल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ मोटर एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटीज का डेवलपमेंट जब होता है जब कोई चाइल्ड जो है धीरे धीरे ग्रो करता है और अपनी जो और भी बॉडी पार्ट्स है उन पे कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल, कोई छोटा बेबी होता है तो वो स्टार्टिंग में बस वो लेटा हुआ रहता है, मतलब थोड़ी बहुत मूवमेंट करता है, राइट। बट वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा कई बच्चों को कि वो ना अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ने लगते हैं, पैरों की उंगलियों को वो कंट्रोल करने लगते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चे की मोटर एक्टिविटीज का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें क्या होता है कि आप सभी को पता होगा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर नेचुरली एक एबिलिटी होती है जिसकी वो लैंग्वेज को स्किल कर पाते हैं, लैंग्वेज को सीख लेते हैं अपने आप नेचुरली, जो भी उनका मदर टंग होगा, राइट। और बाकी दूसरे दूसरे लैंग्वेज तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, पर उनका जो मदर टंग होता है वो डायरेक्टली वो सीख लेते हैं, राइट। सो जब जो चाइल्ड होता है लर्न्स लैंग्वेज नेचुरली बाय लिविंग इन फैमिली सोसाइटी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि कोई भी बच्चा होता है वो अपनी फैमिली सोसाइटी के साथ रह रहकर वो नेचुरली जो है लैंग्वेज को सीख लेता है। ठीक है, और अगर हम साइकोलॉजिस्ट जीन पिगेट के अनुसार माने तो डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटी इज एसेंशियल in the individual before language development because idea plays an important role इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, जीन पाइगेट, की लैंग्वेज के डेवलप होने से पहले किसी भी इंडिविजुअल में कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होना, कॉन्सेप्चुअल जो एबिलिटी होती है वो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब आप किसी चीज को कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखते हैं तो आपके अंदर नए नए आइडियाज आते हैं, अपने आप चीजें जो है अलग ही तरीके से डेवलप होती हैं, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस की चीजें बिल्ड होती हैं। तो इस वजह से जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी का, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जो एबिलिटी होती है उसका डेवलप होना बहुत एसेंशियल होता है बिफोर लैंग्वेज लर्निंग से। ठीक है, सो और नेक्स्ट होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कई बार क्या होता है, द इमोशनल क्वालिटीज डेवलप नेचुरली इन द इंडिविजुअल। आप सबको पता है, आप सभी को रोना, हंसना, गाना, है ना, ये सारी डेवलपमेंट जो होते हैं ये नेचुरली हो जाते हैं। पर कई बार ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो जो इमोशंस है वो हमारे अंदर डेवलप होते हैं, राइट। सो अ चाइल्ड इज born विद द नेचुरल एबिलिटीज टू डेवलप इमोशन। ऑफ कोर्स सभी चाइल्ड के अंदर होता है इमोशंस को अपने आप डेवलप करने का। इमोशनल डेवलपमेंट ऑल्सो मीन्स कंट्रोलिंग वंस इमोशन। देखिए, कई बार क्या होता है, आपने देखा कोई बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, कोई बहुत ज्यादा हंसते हैं, तो मतलब बच्चे को पता होता है कि कब हंसना है कब रोना है। तो बेसिकली इमोशन को डेवलप करने की एबिलिटी नेचुरली होती है लोगों बच्चों के अंदर, ठीक है, सबके अंदर। और उसी के साथ साथ जब आप
सीख लेते हैं कि आपको अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है, कब आपको बेसिकली रोना है, कब आपको रिएक्ट कैसे करना है, अपने इमोशन कैसे किस टाइम पर प्रेजेंट करना है। जब आप ये चीजें कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो इसी को बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द interaction of an individual with his her society and the development of various social behaviors and roles। कई बार देखिए जिस तरीके से आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं उसी तरीके से आप अपने सोशल लोगों के साथ तो नहीं रह सकते ना, सोशलाइज वैसे नहीं हो सकते, राइट। थोड़ा सा आपकी फैमिली के साथ आपका थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर होता है, पर सोशलाइज जब आप होते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जाते हैं, किसी समाज के बीच में जब जाते हैं, तो आप हर किसी से फ्रेंडली तरीके से बात नहीं कर सकते, पोलाइट तरीके से बात कर सकते हो, वो बात अलग है, राइट। तो मतलब सोशल डेवलपमेंट का होना कि मतलब आपको सोशलाइज जब होना है तो किस तरीके से बात करना है, सोसाइटी की जो चीजें हैं उसको कैसे फेस करना है, आपका सोसाइटी में रोल क्या है, बिहेवियर कैसा रखना है आपको सोसाइटी में। जब ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगती हैं तो इस तरीके से आपके अंदर सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट social development of an individual is related to the development of some of his or skills and abilities। of course जब आप सोशलाइज होते हैं तब आपके अंदर की ना स्किल्स भी डेवलप होती हैं, एबिलिटीज भी डेवलप होती हैं। एबिलिटीज कैसे डेवलप होती हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है बेसिकली एक तरीके से, और स्किल्स जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, आपको बोलने का तरीका अच्छे से आता है, राइट। तो इस तरीके से सोशल डेवलपमेंट होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है सिक्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू विच ही शी एक्वायर्स द कैपेबिलिटीज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, थॉट प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। जब आपके अंदर ये सारी चीजें, किसी चीज को लॉजिकली कैसे सोचना है, कोई भी थॉट प्रोसेस जो है उसका आउटकम कैसे निकालना है, बेसिकली कोई भी कम्युनिकेशन अगर दो लोग के बीच में हो रही है तो उसको ऑब्जर्वेशन करना, उसका रिजल्ट निकालना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जब एबिलिटी आपके अंदर आती है तब आपके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आऊंगा। तो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स करता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जब आपके अंदर डेवलप होती हैं चीजें। ठीक है, सो दीज फोर स्टेजेस आर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, तो ये सारे स्टेज हैं जो आपके अंदर धीरे धीरे करके एक एक सारी चीजों को डेवलप कर लेते हैं, जिससे आप एक अच्छे पर्सन बन पाते हैं, राइट। और ये सभी डेवलपमेंट किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफरेंट स्टेज इज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जितने भी होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, सो इफ वी वांट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सॉरी, तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के जब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जितने होते हैं उनको जब हम सिस्टमैटिक तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहें, सो हमको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर उनको हम एक्वायर करें और उसको लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेज होते हैं, उसके पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लाइफ के जितने भी स्टेज होते हैं उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, उसको बेसिकली स्ट्रक्चराइज कर सकें। तो पहला हमारा स्टेज आता है पेरेंटल स्टेज किसी भी इंडिविजुअल के। पेरेंटल स्टेज में क्या होता है इस पीरियड में, दैट कॉन्सेप्ट टू बर्थ कम्स अंडर द स्टेज। इस स्टेज में बर्थ का कॉन्सेप्ट जो है आता है। ठीक है, तो पेरेंटल स्टेज बेसिकली वो होता है जब आपको, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आपका लाइक देख रेख कैसा होगा, आप कैसे डेवलप करोगे, ये सारे आपके पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपनी मम्मा के पेट पे होते, राइट, सो दिस स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 40 वीक्स और 9 मंथ्स, राइट। तो ये वाला जो स्टेज होता है इसको बेसिकली पेरेंटल स्टेज कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है इस स्टेज में कि आपकी मम्मा जो खा रही है उनका जैसा हेल्थ है, वो जैसा डाइट फॉलो कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है डेवलपमेंट होता है। तो इस वजह से इसको पेरेंटल स्टेज बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फेंसी। इसमें क्या होता है, दिस स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज लिमिटेड फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 18 मंथ। आपके बर्थ से लेकर आपके 18 मंथ तक होने का जो पीरियड होता है इसको हम इन्फेंसी कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, बेसिकली जो बच्चा होता है कोई भी, उसका बॉडी डेवलप करता है, ठीक है, और भी ज्यादा रैपिडली एकदम करने लग जाता है, खासकर उसका बॉडी डेवलप ज्यादा करता है इन अकॉर्डेंस टू इसके
हैंड्स और फीट्स के अकॉर्डिंग में उसकी बॉडी जो है वो ज्यादा डेवलप करता है, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है, चिल्ड्रन बिकम्स एबल टू सिट विदाउट एनी सपोर्ट, ट्राई टू वॉक एंड बैबल, बैबल करने की ट्राई करते हैं बच्चे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेज होता है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक होता है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, बेसिकली जो चाइल्ड होता है goes through various physical changes. In this stage, the baby's bones being too harder and child learns to walk, learn, speak एंड टू ईट फूड। इस स्थिति में बेसिकली बच्चे जब बच्चों की हड्डियां जो होती है वो मजबूत होने लगती है और वो खाना सीखते हैं, बोलना कैसे है, फूड को ईट कैसे करना है, राइट, वॉशरूम कैसे यूज करना है, जब उनको इन सब चीजों की प्रैक्टिस कराई जाती है तो इस स्टेज में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 3 इयर्स से लेकर 5 इयर्स तक होता है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो दिस स्टेज एज प्री स्कूल स्टेज। इसी स्टेज में क्या होता है, बच्चे जो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और स्कूल से कई सारी चीजों को सीखते हैं। इन दिस स्टेज इन children are prepared to go to school, but we also need to understand that at this stage children only develop initial forms of these complex emotion। ये जितने भी तरीके के कॉम्प्लेक्स इमोशन होते हैं, इसका केवल इनिशियल फॉर्म जो होता है वो डेवलप होता है इस दौरान बच्चों के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है चाइल्डहुड, जो कि 5 इयर्स से लेकर 12 इयर्स तक होता है, ठीक है। इस स्टेज में बेसिकली जो चाइल्ड होता है उसका ग्रोथ जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, स्लाइटली कंपेयर टू द अर्लियर, जितने भी अर्लियर स्टेज थे इससे पहले इसके उनके कंपेयर में इस स्टेज में बच्चे का ग्रोथ जो है थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग दिस टाइम द चाइल्ड डेवलप्स द एबिलिटी टू कंट्रोल द अर्लियर डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल फंक्शन विद ग्रेटर डेप्थ एंड बैलेंस। परंतु इस ये स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो सारे इमोशंस वगैरह को, जितना भी पिछला जितना भी फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है उसको कंट्रोल करना, उस फंक्शंस को कैसे डेवलप करना है, इसको वो बैलेंस करना सीखता है डेवलपमेंट डेप्थ में, ठीक है। और इन दिस पीरियड ही शी स्पेंड्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स। इस टाइम क्या होता है, हम अच्छा टाइम बिताते हैं अपने स्कूल टाइम में, राइट। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेज आता है अडोलसेंस। इसमें क्या होता है, 12 इयर्स से लेकर 20 इयर्स तक होता है, ठीक है। In this stage is very important in an individual's life because an individual undergoes rapid and major mental and physical changes. In this stage mental and जो फिजिकल स्टेज होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इन दिस स्टेज बेसिकली मेंटली एंड फिजिकली आपका डेवलपमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एरिक्सन डेवलप यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा, ओके। Development is an important stage to explore one's own आइडेंटिटी एंड वेरियस रोल इन सोसाइटी। तो इस स्थिति में बेसिकली जो भी आपका डेवलपमेंट होता है उससे आपका सोसाइटी में क्या रोल है उसके उसको आइडेंटिटी करने में ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्प होती है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा होता है अर्ली अडल्टहुड। इसमें क्या होता है 22 लेके 35 इयर्स तक होता है। इसमें स्टेज में क्या होता है, फॉल्स ऑलमोस्ट इन द मिडल, या फिर हटा दिया। ये स्टेज जो होता है तब होता है जब आपका लाइफ का मिडल टाइम में चल रहा होता है, ठीक है। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल एज, इसको इस वजह से मिडल एज भी कहा जाता है। एंड इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल वर्क्स एंड लुक आफ्टर द फैमिली। इस स्टेज में बेसिकली आप अपना करियर अच्छे से बना रहे होते हैं, अपनी फैमिली के देख रहे होते हैं, उनका देख रेख कर रहे हैं, मतलब उनका उनका डिपेंडेंट आपके ऊपर आता है, ठीक है। एंड इंडिविजुअल वर्क्स एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और इसी के साथ साथ जितने भी सोसाइटी के एथिक्स होते हैं और उसके जो मेंबर होते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल मेंबर की तरह एज आप काम कर सकते करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है ओल्ड एज। इसमें क्या होता है, जब आप 65+ हो जाते हैं, 65 से जब आप आगे आ जाते हैं, तो इसको बेसिकली 65 से एंड क्यों नहीं कहा गया है, बिकॉज इसका कोई लाइक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई 80 इयर्स तक उनका लाइफ चलता है। तो बेसिकली ये जो एज है वो तब तक चलता है जब तक किसी पर्सन की लाइफ खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। और ये स्टेज ऐसा होता है जिसमें आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। और सारे आपके जो वीकनेस आ जाती है आपके अंदर बेसिकली, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जितने भी स्टेज थे इसके थ्रू आप ओवरऑल ह्यूमन के डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, what do you understand and what do you think about the relationship among family, schools and society? देखिए, किसी भी इंडिविजुअल चाइल्ड के डेवलपमेंट में ना चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, उससे पहले फैमिली, स्कूल और जो सोसाइटी होती है, ये तीनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। बिकॉज फैमिली ही एक उसका
फैमिली जो होती है उसका फर्स्ट स्टेज होता है जहां से बच्चा जो है सीखना स्टार्ट करता है, फिर सेकंड स्कूल आता है, फिर स्कूल के बाद वो सोसाइटी से चीजों को सीखता है ना। तो ये तीनों चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट पे, किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, राइट। सो दीज इंस्टीट्यूशंस आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड एंड रेगुलरली इंटरैक्ट विद ईच अदर। ऑफ कोर्स ये तीनों जो स्टेज हैं, ये तीनों जो है अपने आप से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, और एक दूसरे से इंटरफेस इनका होते रहता है, इंटरैक्ट होते रहता है, बिकॉज द स्कूल कीप्स इन टच विद द सोसाइटी वेयर it is located and also regularly interacts with an institution called the relationship between the society, family and school is interrelated. of course देखिए जो स्कूल होता है वो बेसिकली जिस सोसाइटी में वो स्कूल लोकेटेड है उस सोसाइटी से भी कनेक्टेड होता है, और साथ ही साथ जो बच्चा है उसके पेरेंट्स से भी कनेक्टेड होता है, राइट। सो व्हेन वी लुक एट द फैमिली, ऑन द वन हैंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, एंड ऑन द अदर हैंड it is regularly associated with the school in relation to its child. So the important thing here is that being at the center, child is a person who keeps these institutions connected with each। देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बात क्या बताई जा रही है कि फैमिली तो फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में, राइट, किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। पर उसी के साथ साथ स्कूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो इंडिविजुअल है, कोई चाइल्ड है, वो इन सभी चीज का सेंटर बन जाता है। कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो इन तीनों चीज का एक सेंटर होता है, जिसको इन तीनों चीजों के इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करके समझना होता है, इन तीनों के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करना होता है, ठीक है। सो डिस्कस्ड देयर इंस्टीट्यूशन हैव ग्रेट रोल टू प्ले इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ये जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं कह लीजिए आप, जिनसे आप सीखना शुरू करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट होते हैं, सॉरी, ह्यूमन डेवलपमेंट की हमें प्रिंसिपल्स बताने हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सर्टेन डायरेक्शन आफ्टर वेरियस स्टडीज कंडक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट। इट कैन बी सेड दैट द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फॉलोज टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल। बेसिकली जब किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है तो बेसिकली दो तरीके का यहाँ पे प्रिंसिपल बताई गई है। पहला होता है कि द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू एंड, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द नियरेस्ट, द मिडल और सेंटर। पहला क्या होता है कि फ्रॉम हेड से लेकर आपके टो तक, और नेक्स्ट होता है कि उसमें डेवलपमेंट हो रहा होता है आपका नियरेस्ट से लेकर जो मिडल और सेंटर आउटर वर्ड होता है उसका, ठीक है। तो ये बेसिकली दो तरीके के प्रिंसिपल हैं। तो नेक्स्ट उसमें हमें टाइप्स क्या बताने हैं कि दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट रेट्स। ऑफ कोर्स देखिए फर्स्ट तो आपका ये था कि इसमें आपका हेड से लेकर टो तक पूरा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट होता है कि डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट द डिफरेंट रेट्स। ऑफ कोर्स देखिए कोई चाइल्ड होता है जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, ठीक है, और कोई चाइल्ड होता है जिनकी हाइट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही होती है, या तो फिर एकदम से अचानक से उनकी हाइट बढ़ती है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो है अलग अलग रेट्स पर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको पॉइंट ये बताना है कि देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स डिफरेंस होता है। देयर डेवलपमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद देयर पर्सनालिटी। ऑफ कोर्स लोगों की जो इंडिविजुअल है कोई भी, उसकी पर्सनालिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी उसका डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब किसी को देख लीजिए कि किसी को पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा ध्यान होता है, ठीक है, किसी को खेलने में बहुत ज्यादा मन लगता है, किसी को डांस करने में बहुत ज्यादा मन लगता है। तो मतलब उनकी पर्सनालिटी कैसे है, किसी को लोगों से बोलने में बहुत अच्छा लगता है, कोई अपने आप में ही मगन रहता है, कोई अपने आप से ही मतलब रखता है, तो है ना। तो बेसिकली उनकी पर्सनालिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट नो चाइल्ड इज आइडेंटिकल टू अनदर चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो चाइल्ड है उसका वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना है डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। ऑफ कोर्स कई बार होता है ना कि कई डॉक्टर्स या फैमिली मेंबर्स भी बता देते हैं कि आगे जाकर ये देखना बहुत लंबा होगा, बिकॉज इसके पेरेंट्स लंबे हैं, इसका रंग जो है देखना गोरा ही होगा, है ना, और इसको आगे जाकर या फिर इसकी हाइट बहुत कम बढ़ेगी, ऐसा सा प्रिडिक्टेबल होता है मतलब डेवलपमेंट जो होता है। सो नाउ डेज, और खासकर आजकल जब टेक्नोलॉजी की दौर आ गया है, तो उस दौर में आप ये भी देख सकते हैं कि आप बचपन में कैसे लग रहे थे, है ना, और आप एट द एज ऑफ 60 कैसे दिखेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से डेवलपमेंट को प्रिडिक्टेबल भी
कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट जब तक आपकी लाइफ खत्म नहीं होगी, जब तक बेसिकली डेवलपमेंट आपका होते रहता है, चाहे वो मेंटली डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, या सोशलाइज तरीके को लेकर डेवलपमेंट हो, आपका डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस होता है, वो होते ही रहता है। दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, इट डज नॉट स्टॉप। ऑफ कोर्स जो बच्चा होता है उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो कभी रुकती नहीं है, राइट, वो होते रहती है, चाहे वो फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज हो, ठीक है। उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना है डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब और देखिए जो आपके अंदर चीजें, पहले जनरल चीजें जो भी होती है, बेसिक चीजें, वो डेवलप होती है, फिर स्पेसिफिक चीजें, कि कईयों को मैंने बताया ना कि कईयों को किसी और चीज में इंटरेस्ट है, कईयों को किसी और चीज में। स्पेसिफिक डेवलपमेंट जो होता है वो बाद में होता है, पहले जनरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो द चाइल्ड परफॉर्म्स जनरल एक्शन बिफोर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्शन इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपको किसी चीज को पकड़ना है, अगर आपको पेन उठाना है तो आप पहले सोचेंगे ना कि आपको उसको हैंड होल्ड करना है। सो बिफोर होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट इन हैंड, ही शी ट्राइज टू एक्सटेंड हिज हैंड्स टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए, आप ये एग्जांपल देना तो ये ज्यादा सूट करेगा कि आपको कोई पेन या कोई सामान ऑब्जेक्ट उठाना है, तो आप ये ट्राई करते हैं ना कि उस ऑब्जेक्ट तक आपका हाथ जाए। ऑफ कोर्स ये आपका डेवलपमेंट ही तो है, आपको ये पता है ना कि वो चीज जो है, पर्टिकुलर सामान जो है, वो आपके पास तो उठ के नहीं आएगा ना, आपको ही आपका हाथ उठाना पड़ेगा, आपको ही उठ के वहां पे जाना पड़ेगा उठाने के लिए उस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट ही तो हुआ है आपका, स्पेसिफिक डेवलपमेंट। तभी तो आपको पता चला ना कि उस सामान को उठाने के लिए आपको अपना हैंड आगे करना पड़ेगा उस टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और नेक्स्ट हमारा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। और जितने भी डेवलपमेंट के जो जितने भी स्टेजेस हैं, वो बेसिकली सारे इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ऑल इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल मेंटल सोशल लिंग्विस्टिक, ठीक है, ये सारे जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन विद अबव एवरेज इंटेलिजेंस आर यूजुअली फार अहेड इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन कंपैरिजन विद अदर चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, तो उसको आपने देखा होगा इंटेलिजेंट बच्चे के अकॉर्डिंग और भी जितने भी बच्चे होते हैं, उसकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से होती है, वो थोड़ा मिच्योर जल्दी होता है। और चाहे वो सोशल हो या मेंटल डेवलपमेंट हो, वो उसकी ज्यादा होती है किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे की इन अकॉर्डिंग टू अदर चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो आई होप कि यहाँ तक ये वाला जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया ये ह्यूमन डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इम्प्लीकेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसके फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट शोज दैट द स्पीड एंड क्वांटिटी ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स देखिए कई चिल्ड्रन बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, किसी की क्वांटिटी अलग होती है डेवलपमेंट करने की, किसी की अलग होती है। तो इसको ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने से हमें पता चलता है कि किस बच्चे से हमें कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड इट हेल्प्स अस टू एंटिसिपेट और प्रिडिक्ट द फ्यूचर progress of the development of children so that we do not have unrealistic expectation from them। इससे पता क्या चलता है हमें कि जो बच्चा है उसका फ्यूचर प्रोग्रेस कैसा होगा, उसको हमें प्रिडिक्ट करने में आसानी होती है, ताकि जो अनरियलिस्टिक चीजें होती हैं वो एक्सपेक्टेशन हम उसके गलत स्टेज पे ही उससे ना एक्सपेक्टेशन करने लग जाए, ठीक है। और इससे हमें ये भी हेल्प होता है कि रूल्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट इंडिकेट दैट सम सिमिलैरिटीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट आर फाउंड इन चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स कई बार हमें पता चलता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, मतलब बचपन में भी ऐसा था, बड़े होकर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा है, ठीक है। एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट हो चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, वो सारे क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर। ये मैंने आपको कितनी बार बताया, ठीक है। और कीपिंग दिस इन माइंड वी शुड फोकस ऑन द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हमें पहले से पता होंगी, तभी तो हम चाइल्ड के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, कि फोकस कर पाएंगे कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है किस स्टेज पर कितना होना चाहिए, कहीं उससे कम तो नहीं हो रहा, उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। और किसी चीज के लिए हम उसको बेवजह किसी अलग ही स्टेज पे किसी और चीज के लिए फोर्स तो नहीं कर रहे, ठीक है। फोकस करना बेसिकली उस बच्चे के डेवलपमेंट के, कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं सही से, इस चीज में हमें हेल्प करता है ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टडी करना, ठीक है। सो बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एन आएगा, एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में जो हेरिडिटी हो चाहे
एनवायरमेंट हो, दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मेच्योरिटी विल बी एक्सिक्यूटेड बाय द चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर एज इज ऑल्सो नोन फ्रॉम द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से स्टेज में किस टाइप की मेच्योरिटी होगी बच्चे के अंदर, ये भी हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी से पता चलता है, ठीक है। So, particularly knowing the order of development of the child, the need of guidance for the development of the child becomes clear. So, basically child के जितने भी डेवलपमेंट होंगे उसमें क्या गाइडेंस होनी चाहिए, कितने भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट चीजें क्यों ना हो, वो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हाट रोल डज फैमिली प्ले ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस यहाँ पे आएगा इन, ठीक है, इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन के डेवलपमेंट में फैमिली जो है वो क्या रोल प्ले करती है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आप सभी को पता होगा, देखिए जो फैमिली होती है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चाइल्ड का कैसा डेवलपमेंट होगा उस पर ऊपर डिपेंड करती है ज्यादातर, क्योंकि फर्स्ट स्टेज आपका वहीं से होता है लर्निंग का, ठीक है। सो द फैमिली इफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट, वेदर इट इज द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली लैंग्वेज, चाहे वो अर्ली लैंग्वेज सीखनी हो या किसी तरीके का स्किल हो, चाहे न्यूट्रिशन कैसे मिल रही है आपको, आपका बॉडी फंक्शन कैसा करेगा, फैमिली के प्लेस कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें फैमिली पर ही तो डिपेंड करती है। और द फैमिली प्लेस अ रोल ऑफ प्राइमरी इंस्ट्रक्टर। ऑफ कोर्स प्राइमरी इंस्ट्रक्टर कौन होता है आपका, यहाँ पे प्ले लिखना, प्ले अ रोल ऑफ प्राइमरी इंस्ट्रक्टर कौन होता है आपका, फैमिली ही होती है, वहां से ही आप सारी चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड कैटलिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स लैंग्वेज, तो चाइल्ड का जो लैंग्वेज है उसका कैटलिस्ट भी कौन, एज अ फैमिली ही वर्क करता है, ठीक है। और देखिए फैमिली का आपका लाइक इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो फैमिली इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, द काइंड इज न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड एवरी receiving during his or her early period of life affect the rate and quality of his physical growth। तो बेसिकली फिजिकल ग्रोथ आपका कैसा होगा ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, आपको फैमिली कैसा न्यूट्रिशन दे रही है, कैसी चीजें खाने को मिल रहा है आपको, राइट। सो फैमिली इज ऑल्सो द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फॉर मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मोरल डेवलपमेंट के लिए भी जो फैमिली है वो इनिशियल स्टेज होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज होता है। ऑल्दो neighborhood society and schools also play the significant role in moral development, but when we talk about the very early moral education of our child, the important role of the family has its own significant value। so देखिए ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि जो सोसाइटी होती है, नेबरहुड होता है, वो भी उसके मोरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। परंतु अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, अर्ली मोरल एजुकेशन की बात करें, तो वो आपको आपकी फैमिली से ही मिलती है ना। So the family also plays an important role in emotional development of a child। So child के emotional development में भी जो family है वो role play करती है। So the economic condition of the family also directly represent the role of family in human development। Of course कोई बच्चा बहुत गरीब घर से पला बड़ा है और कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर से पला बड़ा है, तो उसके डेवलपमेंट में तो आपको फर्क दिखता ही होगा, राइट। सो आपका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है आपके फैमिली का, ये भी चीज डिपेंड करती है आपके डेवलपमेंट में। सो just as the economic condition of family affects the development of its young members, the social status of the family also uh, pleasure an important role in the डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। सो फैमिली जो है बहुत ज्यादा मतलब खुशी की भी बात होती है इसमें, और इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करती है जो फैमिली होती है, कि यहाँ पे कैसी चीजें आपकी डेवलपमेंट होंगी, चिल्ड्रन का कैसे डेवलपमेंट होगा, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, उसका लैंग्वेज कैसा डेवलपमेंट होगा। ऑफकोर्स देखिए कोई बंगाली बच्चा है तो वो इसका सबसे पहले क्या बंगाली लैंग्वेज ही तो सीखेगा ना जो उसकी फैमिली बोलती है, ऐसा तो नहीं कि वो इंग्लिश सीख जाएगा। तो मतलब ये सारी चीजें आपके फैमिली पर ही डिपेंड बहुत सारी चीजें करती हैं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट में। So, a family holds a respected and influential position in society। और एक चीज और कि अगर आपकी फैमिली कई अच्छे खासे घराने से आती है, मतलब सोसाइटी में आपकी फैमिली की वैल्यू बहुत अच्छी है, तो ये नेचुरल है कि आपकी भी वैल्यू सोसाइटी में अपने आप बढ़ेगी, है ना। और कोई बच्चा मतलब बहुत गरीब घर से आता है तो उसकी रिस्पेक्ट कैसी होगी, और कोई बच्चा गरीब घर से आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट कैसी होगी, वो नेचुरली डिपेंड करता है आपके फैमिली पर, है ना। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एरिक्सन्स आइडिया ऑफ ईगो, डिस्क्राइब इन डिटेल। सो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, ईगो इज एन ऑटोनोमस स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। किसी भी पर्सनालिटी की
जो ईगो है वो ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और बिहेवियर होता है। ईगो मेक्स ह्यूमन मोर केपेबल बाय इंटरैक्टिंग विद हिज एनवायरनमेंट। ईगो लोगों के अंदर आता है तो केपेबल और ज्यादा ह्यूमन बीइंग जो है वो बन जाते हैं इंटरैक्ट करना है एनवायरनमेंट के साथ, कैसे इंटरैक्ट करना है, ठीक है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर बाय इट्स हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन ओनली। किसी भी पर्सनैलिटी को समझने के लिए आप केवल उसके हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में जानना है, तो आप केवल उससे उस पर्सनालिटी के बिहेवियर को नहीं समझ सकते, ठीक है। उसके ईगो भी इंपॉर्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड ईगो कंप्लीटली वी हैव टू अंडरस्टैंड इंटरैक्शन विद सोशल इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं जितने भी और वैल्यूज जितनी भी होती है सोसाइटी के, उसके साथ इंटरैक्शन कैसा हो रहा है वो जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ईगो बेसिकली व्हाट इज, ठीक है। एंड ईगो थ्योरी ऑफ एरिक्सन डज नॉट एम्फसाइजेस ऑन अ सिंगल स्टेज। एरिक्सन की जो थ्योरी है ईगो की, वो केवल एक स्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, उसकी टोटल 8 स्टेज होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, ठीक है। डेवलप इनटू 8 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड एरिक्सन्स वर्क इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सनालिटी इन इट्स फील्ड। उनके फील्ड में जितने भी पर्सनालिटी थे, उनकी कैपेबिलिटी थी, उनके ऊपर उन्होंने वर्क किया, स्टडी किया, ठीक है। ही बिलीव दैट पर्सन acquire new skills during his struggle of life. Erikson had a belief that human characteristics are not steady एंड ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो स्टेडी नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी वो अकॉर्डिंग थी एरिक्सन के, और वो ईगो की थ्योरी थी, ठीक है, जिसके 8 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज एपिजेनेटिक थ्योरी ऑफ एरिक्सन। अब एरिक्सन की एपिजेनेटिक थ्योरी क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और अगर हम एपिजेनेटिक थ्योरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन बिलीव्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स स्टेज ऑफ हिज और लाइफ। किसी भी पर्सन इंडिविजुअल के स्टेज को जब हम समझते हैं लाइफ के स्टेजेस को, तब आप किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट को समझ पाते हैं, ठीक है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड एरिक्सन्स थ्योरी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के हिसाब से आप जो उनकी थ्योरी है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। So the development of personality of person is a very vast and comprehensive process. This process is constituted by 8 stages of human life, जैसे मैंने आपको बताया। After going through these 8 stages, personality can reach to perfection। जो पर्सनालिटी है जब वो इन पूरे 8 स्टेजेस पे गुजर जाती है तब उसके परफेक्शन आ जाती है, ठीक है। एंड इन एवरी स्टेज अ पर्सन फेसेस सम सोशल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल क्राइसिस। ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप छोटे होते हैं उससे बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो आप हर स्टेज पे ना कई तरह की फैक्टर्स को आपको सामना करना पड़ता है, कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कई चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, चाहे वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, आपको चीजों को सामना करना पड़ता है, ठीक है। सो फेसिंग दिस क्राइसिस बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ वंस लाइफ। कई बारी इन क्राइसिस की वजह से ही कोई पर्सन जो होता है वो टोटली चेंज हो जाता है, उसके बिहेवियर में, उसका ईगो, हर चीज चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू सक्सेसफुली रिजॉल्व दिस क्राइसिस फॉर अ पर्सन। किसी भी पर्सन के लिए इन जितने भी सारे फेसेस होते हैं उनको सक्सेसफुली रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है। इन अ पर्सन रिजॉल्व दिस क्राइसिस सक्सेसफुली डेवलप सर्टेन पॉजिटिव क्वालिटीज और वर्च्यूज इन अ पर्सनालिटी। अगर कोई पर्सन इन क्राइसिस को सक्सेसफुली डेवलप कर लेता है तो इससे क्या होता है, पॉजिटिव क्वालिटीज आती है उन पर्सन के अंदर, ठीक है। टू डेवलप अ हेल्दी सेल्फ विल गिव पर्सनालिटी रिक्वायर्ड पीस, पावर एंड मोटिवेशन। किसी भी चीज को आपको अगर पॉजिटिव करना है तो आपको पास पीस, पावर और मोटिवेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है। इट इज इफ अ पर्सन गेट्स अनसक्सेसफुल इन दिस डिसॉल्विंग दिस क्राइसिस, इन क्राइसिस को अगर कोई पर्सन जो है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सक्सेसफुली डिसॉल्व नहीं कर पाता है तो उसके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज आ जाती है, राइट। जैसे कि वर्च्यू हो गया, दैट विल अफेक्ट हिज सेल्फ नेगेटिवली। तो उसको वो पर्सन को बेसिकली नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है जितने भी सोशल नॉर्म्स है, चाहे वो आपका चेंज हो रहा हो या फिर आपकी खुद की चेंज हो रही है पर्सनालिटी, चाहे वो फिजिकली हो, साइकोलॉजिकली हो, अगर आप उसको अच्छे से सक्सेसफुली रिजॉल्व करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव चीजें आती हैं, क्वालिटीज आती है। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते उसको डिजॉल्व करने में तो आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज आ जाती हैं, ठीक है। So psychological crisis of a stage does not remain intact to a single stage, but also have changes of reoccurrence in future stages of a person life। किसी भी पर्सन की लाइफ में जितने भी फ्यूचर स्टेजेस होते हैं सभी में चेंजेस जो होते रहते हैं, एक ही स्टेज एक ही जगह पे टिका नहीं होता है। तो ये बेसिकली 8 स्टेजेस होते हैं जिसको मैं अ, थोड़ी देर पहले भी समझा चुकी हूँ आपको ये सारे स्टेजेस को, ठीक है, आप समझ सकते हैं।
तो ये स्टेज से जब आप पूरी तरह से गुजरते हैं ना, तब जाकर आपकी मिडल एज या अर्ली अडल्टहुड के बाद जब आप मिडल एज में आते हैं, तब आपकी पर्सनालिटी जो होती है वो परफेक्शन की ओर आने लग जाती है। तब आप धीरे धीरे आप बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट पर्सनालिटी, व्हाट विल बी योर पर्सनालिटी, ये डिफाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली 8 स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। सजेस्ट सम वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन ए चिल्ड्रन। किसी भी चिल्ड्रन के नैतिक डेवलपमेंट में कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो हेल्प करते हैं, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, सो चिल्ड्रन लर्न डायमेंशन ऑफ अ मोरल बिहेवियर ओनली थ्रू प्रैक्टिस बाय वेरियस वेज। दे डोंट रिपीट द वे विच आर नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। वो उन चीजों को रिपीट ही नहीं करते जो सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है एजुकेशन ऑफ मोरल बिहेवियर। मोरल बिहेवियर का एजुकेशन देना चिल्ड्रन को, तो उससे के थ्रू भी क्या होता है, उस चिल्ड्रन के उस पर्सनालिटी के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर जो है मोरल चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, टीचर्स हो गए, आर द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोरल बिहेवियर्स इन अ चिल्ड्रन, are taught from the formative years of their learning about what kind of behavior is expected from them। तो उनके बिहेवियर के थ्रू क्या चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है, ये सभी पेरेंट्स, रिलेटिव और सोसाइटी ही तो हमें सिखाती है, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा बाय सेल्फ एक्सपीरियंस और डिस्कवरी। कई चीजें ना हम खुद के एक्सपीरियंस से या खुद जब चीजों को डिस्कवर करते हैं, तब चीजें हम सीखते हैं, तब कुछ मोरल चीजें जो है हम सीख पाते हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन फॉलोज द मोरल बिहेवियर ऑफ दोज whom दे आर इन्फ्लुएंस। जिसके थ्रू वो इन्फ्लुएंस होते हैं, जिन भी मोरल थ्योरीज के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू, जब उनको वो फॉलो करते हैं, तो चिल्ड्रन ऑल्सो एनालाइज अदर्स टू एक्सेप्ट देयर मोरालिटी एंड ट्राई टू मेक देयर लेवल ऑफ मोरल बिहेवियर एट पार देयर रोल मॉडल। तो मतलब उनके रोल मॉडल को वो कैसे कैसे फॉलो करेगा, कैसे डेवलप करना है, उसके अकॉर्डिंग भी वो दूसरों को देख देख कर अपनी खुद की मोरल बिहेवियर जो है उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं, एजुकेशन दीजिए मोरल बिहेवियर का, या सेल्फ डिस्कवर करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी गिवन बाय उरी ब्रॉन फैन बर्नर। उरी जो ब्रॉन फैन बर्नर है, उनके अकॉर्डिंग जो इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए जो थ्योरी उन्होंने दिया है, उसकी सुटेबल डायग्राम के साथ आपको समझाना है। ठीक है, तो उरी ब्रॉन फैन बर्नर के अकॉर्डिंग जो presented the ecological system theory in 1979। 1979 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में। ठीक है, एंड इन दिस थ्योरी ही हैज डिस्क्राइब्ड हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट। इस थ्योरी में बेसिकली उन्होंने बताया है उन्हें कि कैसे जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड देयर आर मेनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड दीज स्ट्रक्चर्स इंटरैक्ट विद one to another, and the interaction of these structures affects the development of an individual। तो ये जितने भी environments के factors हैं, वो किसी भी individual के development को affect करते हैं। ठीक है, और उसको proper structure देने में भी affect करते हैं। He said that to understand any behavior, we must first understand that environment in which that particular behavior took shape। of course देखिए, कोई बिल्कुल मतलब सिटी में रहकर पला बड़ा है, ठीक है, और कोई गांव के एरिया में रहकर पला बड़ा है, तो उसकी पर्सनालिटी में तो चेंजेस होते हैं ना, उसकी पर्सनालिटी में बहुत फर्क होता है। तो इसी वजह से उन्होंने बोला अपनी थ्योरी में कि किसी की पर्सनालिटी को समझना है, तो उसका पालन पोषण कैसे एनवायरमेंट में हुआ है, उसको समझना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी के आगे आप कंटिन्यू थोड़ा सा और कर सकते हैं, दैट द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन इन एन इंडिविजुअल वर्क्स एंड हाउ द इंडिविजुअल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस थ्योरी के थ्रू हमें ये भी पता चलता है किसी इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट जो है कैसे इफेक्ट करती है उसकी ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में। इसके जो होते हैं थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के। पहला होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ठीक। In this theory, he gave a model to understand the human development and classified it into five structures. All these structures interact with one another, and sometimes components that are present in same structure interact with each other। तो कई बार component जो एक ही structure में है वो भी एक दूसरे से interact कर लेते हैं, ठीक। तो इस डायग्राम के थ्रू आप इनके जो थ्योरी है उसको आप समझा सकते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे जो फैमिली है, सेल्फ है, स्कूल है, वो कैसे, नेबरहुड हो गया, ये सभी कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट डाउन अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल इंटरैक्शन अकॉर्डिंग
टू द थ्योरी मेड एंड थ्योरी टू ब्लमर। जो इन दोनों की थ्योरी है, मेड एंड ब्लमर की थ्योरी जो है, अकॉर्डिंग टू इंटरैक्शन, उनकी उसको डिफाइन करना है। और जब हम अकॉर्डिंग टू मेड की बात करते हैं, तो सिंबॉलिक इंटरैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्फ, जब हम खुद सेल्फ के व्यू से सिंबॉलिक इंटरैक्शन करते हैं, ठीक है। हेयर सेल्फ means the creative components which always remains active and found in a person, a self interaction with another self and evaluate the outer world। जब खुद के अंदर से सेल्फ चीजें इंटरेक्ट होती हैं और फिर जब इवेल्युएट करती हैं आउटर वर्ल्ड को, तब जो है किसी भी पर्सन का सिंबॉलिक इंटरेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू मेट, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेज द सेल्फ इज इन इट्स प्योर फॉर्म विच हैज इट्स बेसिक फोर्सेस एंड इट एक्ट्स इन इट्स ओन। जब खुद के बेसिक फोर्सेस के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है, ठीक है। द सेकेंड स्टेज इज रिलेटेड टू मी और माइंड। जब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब आप सेल्फ की बात कर रहे होते हैं, सेकेंड स्टेज जब होता है तो उसमें मी और माइंड आ जाता है, ठीक है। विद कनेक्ट्स टू अनदर सेल्फ, जो अनदर सेल्फ है उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। In this stage, the self learns from others and consider their values, norms, think and roles as its own। वो दूसरों से सीखते हैं इस सेकेंड स्टेज में और उसको अपने अकॉर्डिंग उस नॉर्म्स को अपने रोल के अकॉर्डिंग जो है वो फिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। ये हमने अकॉर्डिंग टू मेट की थ्योरी पढ़ी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लमर की थ्योरी क्या है। मैथ्स स्टूडेंट ब्लमर, जो ब्लमर थे वो मेट के ही स्टूडेंट थे, ठीक है। उन्होंने प्रेजेंट किया इस थ्योरी को लॉजिकल मैनर में, ठीक है। ही रिजेक्टेड द बिहेवियर्स बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। उन्होंने बिहेवियर के जो सॉरी जो बेसिक इंटरैक्शन होते हैं ह्यूमन के, उसका जो बिहेवियरिस्ट बेसिस है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। और उन्होंने बोला है दैट ओनली द स्टिमुलस रिएक्शन विच वाज कंसिडर्ड बाय द बिहेवियरिस्ट इज इनसुफिशिएंट। जो बिहेवियरिस्ट के थ्रू जो भी रिएक्शन कंसिडर किया गया है वही इनसफिशिएंट होता है, ठीक है। ही बिलीव दैट मैन इज फ्यूटाइल इन बिहेवियर। जो मैन होता है वो बिहेवियर में फ्यूटाइल होता है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्लमर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू कोप विद प्रेजुडिस। प्रेजुडिस आपको पता होगा, प्रेजुडिस जब जब किसी पर्सन को ना अपने ऊपर घमंड बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर वो सामने वाले पर्सन को ना मतलब ऐसे ही जज करने लग जाता है बिना किसी बात के, बिना उसके बारे में पूरा पता हो, और उसको जब आप जज करने लग जाते हैं। अगर आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस आप पढ़ा होगा तब आपको ये अच्छे से पता होगा ये प्रेजुडिस वर्ड का मतलब बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो जब आप ना मतलब किसी को ना नेगेटिव तरीके से सोचने लग जाते हैं उसके बारे में और उसको भला बुरा बोलने लग जाते हैं, आपके अंदर अलग ही तरीके का प्रेजुडिस आ जाता है, ठीक है। तो इससे फॉलो करने का, इससे सामना कैसे करना है, बेसिकली कोप कैसे करना है इससे, उसके बारे में आपको बताना है। सो जो प्रेजुडिस होता है एक नेगेटिव टेंडेंसी होता है। एज अ रिजल्ट साइड इफेक्ट आर इजीली विजिबल लाइक इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा। इसका आप इजीली इफेक्ट देख सकते हैं जब आप देखते होंगे ना कई लोगों के बीच में कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, नहीं तो हिंदू है तो मुसलमान है, ब्ला ब्ला, इन सब चीजों को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है। खैर अब तो थोड़ा कम हुआ है, बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं, या जेंडर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कलर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी टॉपिक पर जो कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं। प्रेजुडिस बेसिकली जब आप एक को सामने वाले को अपने से नीचा समझने लगते हैं, बेकार समझने लगते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो कि एक नेगेटिव टेंडेंसी होती है, ये किसी के अंदर होना नहीं चाहिए। Intergroup relation, when the person who is prejudiced and a person against whom prejudice is developed can resolve the conflict where यहाँ पे where लिख लेना, ठीक है। वेयर डिस्कशन वैन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जब तक वो डिस्कशन ईच अदर के कॉन्टैक्ट में नहीं आती है तब आप दूसरे के बारे में कोई भी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो है आप प्रेजुडिस रख सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन अनदर वे टू रिड्यूस प्रेजुडिस इज टू एजुकेट पीपल। देखिए यहाँ पे प्रेजुडिस को सॉल्व करने का, उसको सामना करने के दो तरीके बताए गए हैं। या तो उस सामने वाले पर्सन से आप अच्छे से बात करिए और बेसिकली उसके बारे में जानिए, तभी आप उसको जज करिए। विदाउट एनीथिंग, आपको पता ही नहीं उसके बारे में और आप जज कर रहे हैं, उसको अपने आप से नीचा दिखा रहे हैं, तो वो आपका प्रेजुडिस है, उसको कम करिए, ठीक है। और दूसरा तरीका हो सकता है टू एजुकेट पीपल, पीपल को एजुकेट करें, ठीक है। और एंटी प्रेजुडिस प्रोपोगेंडा, ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप प्रेजुडिस को दूर कर सकते हैं। तो प्रोपोगेंडा मेड ऑन रेडियो, दूरदर्शन एंड मूवीज एक्सेट्रा। ये जो प्रोपोगेंडा है वो बेसिकली दूरदर्शन पे, रेडियो पे, मूवीज पे बताया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू भी आप प्रेजुडिस को कम कर सकते हैं।
इनकॉन्ग्रेंट रोल, इसमें क्या होता है, इफ अ पर्सन इज टोल्ड टू प्ले अ रोल विच डज नॉट मैच टू हिज प्रेजुडिस, डूइंग सच रोल will help a person understand the comparative situation, which will help in reducing the prejudice, and person may change his or attitude towards such basis। ठीक है, कई बार ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन है, वो सामने वाले पर्सन को लेकर कोई किसी तरीके का प्रेजुडिस रखता है, ठीक है, तो उस पर्सन को मान लीजिए कोई रोल प्ले हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस पर्सन को एक ऐसा रोल प्ले करने के लिए दे दीजिए जो वो उस सामने वाले पर्सन के बारे में सोचता है। तो मतलब जो उस इंडिविजुअल को सूट ही नहीं कर रहा, उससे ऑपोजिट अगर आप उसको कैरेक्टर निभाने के लिए दे देंगे, तो ऑफ कोर्स उसको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें नहीं है, मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोचता हूँ, ठीक है? तो वो पर्टिकुलरली चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, वो उसका एटीट्यूड भी उस बेसिस के टुवर्ड्स जो है चेंज हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हो सकता है सोशल लेजिस्लेशन। सोशल लेजिस्लेशन में क्या होता है, वेरियस सोशल लेजिस्लेशन हैड आल्सो प्लेड एन एप्लीकेबल रोल इन रिड्यूसिंग प्रेजुडिस। जो सोशलाइज लेजिस्लेशन होते हैं, अगर वो भी कई बार जो होते हैं, प्रेजुडिस को कम करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो ये तरीके होते हैं जिससे आप प्रेजुडिस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अब्यूज कैन इफेक्ट चाइल्ड्स डेवलपमेंट। चाइल्ड के डेवलपमेंट को अब्यूज किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है, इसके बारे में बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज देखिए, जो चाइल्ड होते हैं उनको पता नहीं होता है बचपन में ज्यादातर, तो इसीलिए आजकल अब्यूज के बारे में बच्चों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, शिक्षा देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। सो ड्यू टू चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड फील्स द फॉलोइंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रमा। वो फिजिकली नहीं, वो साइकोलॉजिकल ट्रमा भी उनको फेस करना पड़ता है। चिल्ड्रन कंसिडर देमसेल्व्स एज विक्टिम ऑफ फील गिल्टी। उनके साथ जो भी अब्यूज होता है ना, वो तो वो अपने आप को ही गलत मानते हैं और अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। और दूसरा होता है डेवलप फीलिंग ऑफ हेटर टुवर्ड्स द एक्सप्लॉइटर। जो भी उसके साथ ऐसा अब्यूज कर रहा है, उसके टुवर्ड्स वो हेटर का फीलिंग उसके अंदर अपने आप जनरेट होने लग जाती है। द चिल्ड्रन अवॉइड डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स दे आर नोन एंड फैमिली फ्रेंड्स। जब उसके साथ बच्चों के साथ अब्यूज होता है, उनके अंदर हेटर आता है, गिल्ट आता है, तब वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइक फैमिली मेंबर जो होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके थ्रू भी वो ट्रस्ट नहीं गेन कर पाते, वो उनके टुवर्ड्स भी ट्रस्ट जो है नहीं बना पाते हैं, उनसे भी वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। चाइल्ड फेसेस हैलुसिनेशन, डीमोटिवेशन एंड लेस सेल्फ रिस्पेक्ट। उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचती, डीमोटिवेट हो जाते हैं वो जब बच्चों के साथ अब्यूज होता है तो, ठीक है। तो चाइल्ड रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज दैट शी हैड फेस्ड अब्यूज। तो और उसके साथ साथ जब ज्यादा अब्यूज होने लगता है, तो चाइल्ड होता है, वो ये तक भी मानने को राजी नहीं होता है कि उसके साथ अब्यूज हुआ है, ठीक है। सो फाइंड डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग हार्मनी बिटवीन अ स्कूल, क्लास एंड सोसाइटी। तो बेसिकली जब बच्चों के साथ अब्यूज होने लगता है, तो बच्चे मतलब अपने आप में ही खोने लगते हैं, अपने आप को गलत मानते हैं, एक्सप्लॉइटर हेटर अंदर ही अंदर उनके अंदर डेवलप हो रहा होता है, किसी पर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ तक भी वो ये भी मानने को तैयार नहीं होते कि उनके साथ अब्यूज हुआ है, और फिर वो उनको इस चीज में भी डिफिकल्टी होती है कि वो स्कूल या फिर क्लास में या फिर सोसाइटी में जा रहे हैं, तो उनको अपनी हार्मनी को कैसे एस्टेब्लिश करना है, ठीक। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कैसे जो अब्यूज है वो बच्चों के डेवलपमेंट को हेल्प इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द थ्री स्टेजेस ऑफ अडोलसेंस। अडोलसेंस के थ्री स्टेजेस क्या है उसके बारे में बताना है। पहला होता है प्राइमरी स्टेज, जो कि 12 टू 14 ईयर्स तक होता है। यहाँ पे हम अडोलसेंस की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। प्राइमरी स्टेज जिसमें 12 टू 14 ईयर्स होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन ऑफन स्टार्ट टू ग्रो मोर क्विकली, शो जेंटल ग्रोथ। इनमें जेंटली जितना भी ग्रोथ होता है वो ज्यादा तेजी से होने लग जाता है, ठीक है। और जब मिडल स्टेज आता है 14 टू 16 ईयर्स, ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। जब देखिए, जब आप 12 टू 14 ईयर्स में होते हैं, तब आपके अंदर सारी फिजिकल चीजें जो होती हैं वो ग्रो हो रहा होता है, आपके जितने भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, राइट। फिर धीरे धीरे जब आप 14 टू 16 ईयर्स में आते हैं, तो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं और फिर आपको अपने ऑपोजिट सेक्स पर अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है, ठीक है। कई लोग उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं, कई बच्चे को, कईयों को पता नहीं चल पाता, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और प्रेफर टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप विद देम एंड फोकस ऑन स्टैब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी, इवन दो कई बार उनको ऑपोजिट सेक्स पे अट्रैक्शन हो जाता है टूवर्ड्स, ठीक है। तो इस वजह से इस स्टेज को बच्चों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस स्टेज के बारे में, ठीक है, कि कैसे आपको अट्रैक्शन हो सकता है और इसके बीच में स्टैब्लिश रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कैसे, मतलब उससे कैसे बचना है, क्या कैसे चीजें करनी है, समझनी है, ठीक है। और खुद खुद की आइडेंटिटी को कैसे बेसिकली आगे लाना है, ठीक है।
or later adolescence 16 to 18 years. On this stage, they behave as adult. Generally, maturity refers to that stage of a life where a person had attended psychological, physiological, social and cognitive development and perfection. तो जब वो इन तीनों स्टेजों से गुजर जाता है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब उसके अंदर हो जाता है, तो 16 टू 18 ईयर्स के पर्सन को बेसिकली अडल्ट माना जाता है और मेच्योर पर्सन माना जाता है, ठीक है। राइट डाउन द थ्री स्टेजेस इन विच इंक्लूजन कैन बी अंडरस्टूड, जिसके थ्रू इंक्लूजन को समझा जा सके। तो थ्री स्टेज होते हैं बेसिकली। फर्स्ट हमारा होता है इंक्लूजन इज अ प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट, ये एक प्रोसेस भी है और एक प्रोडक्ट भी है। और सेकेंड स्टेज होता है इसमें इंक्लूजन इज रिलेटेड टू प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑल, प्रेजेंट होना उसमें, पार्टिसिपेट करके अचीव करना। इंक्लूजन इज रिलेटेड टू प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ एवरीवन वेयर diversity is seen as an opportunity to contribute to the development of society, सोसाइटी के डेवलपमेंट में आप क्या अपॉर्चुनिटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज होता है इसमें इंक्लूजन इज कंसर्न्ड विद द आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ बैरियर्स, बैरियर्स का रिमूवल की तरह भी एक तरह से इंक्लूजन जो है वो काम करता है, ठीक है। इन अ डाइवर्स सोसाइटी हाउ वी व्यू एंड ट्रीट एन इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी इज बेस्ड ऑन देयर कलर, जेंडर, कल्चर, एबिलिटीज एंड सोशल इकोनॉमिक्स। तो इन इंक्लूजन में जो थर्ड स्टेज होता है उसमें ना लोगों को बेसिकली सोसाइटी को, किसी भी पर्टिकुलर को, किसी भी इंडिविजुअल को कैसे आप जज कर रहे हैं, चाहे वो कलर के अकॉर्डिंग हो, जेंडर के अकॉर्डिंग हो, इसी के थ्रू तो जज करते हैं, राइट। और चाहे वो उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो कि ये तो गरीब घर से आते हैं, ये तो अमीर घर से आते हैं, ये आप जज ही तो कर रहे हैं ना लोगों को। तो ये रिमूव करता है इन बैरियर्स को, ठीक है। Next question. Write down some basic principle of inclusiveness on which philosophy education is based. तो basically जो education है is based on the philosophy of inclusiveness follows some basic principle which are as follows. First होता है education is a fundamental right of all the learners based ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी इक्विटी के अनुसार जो फंडामेंटल राइट होती है एजुकेशन किसी भी पर्सन के, किसी भी लर्नर के लिए, ठीक है। नो स्टूडेंट्स शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम असेसिंग एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल, नेशनल और एनी अदर फैक्टर्स। इन फैक्टर्स के बिहाफ पर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सभी को जो है, सभी को राइट होता है एजुकेशन का, ठीक। और ऑल स्टूडेंट्स विल गेट इक्वल बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को इक्वल बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। और द स्कूल विल कैटल ऑल दैट essential रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एजुकेशन, एजुकेशन के रिगार्डिंग जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो स्कूल को लागू करना चाहिए, ठीक है, कैटल करना चाहिए। द ओपिनियन ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स विल बी हर्ड एंड टेकन सीरियसली इन स्कूल, स्कूल में सभी स्टूडेंट्स के ओपिनियंस को अच्छे से सुनना चाहिए और उसको समझकर फिर सीरियसली उस चीज को लेना चाहिए। ऐसा ना हो किसी के मजाक में ले रहे, किसी को, किसी की बात बस माने जा रहे हैं और किसी को नहीं माने जा रहे। कई बार ये होता है ना कि क्लासेस में बच्चों को लोनली लोनली फील होता है, लगता है, उनको लगता है कि वो इस क्लास के रोल ही नहीं है, इस क्लास में रहते ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट होना चाहिए, सभी के ओपिनियन को सुनना चाहिए, ठीक है। or the school should make an effort to see the difference among the students as positive diversity, not as a problem। जो स्कूल है उसको उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के अंदर, सभी स्टूडेंट्स के अंदर एक पॉजिटिव डाइवर्सिटी के थ्रू देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम की तरह देख रहे क्या ये पनौती है बच्चा, इसके अंदर ये सारे सारे आफत है, मतलब उस बच्चे को नेगेटिव नहीं बोलना है, उस बच्चे के अंदर पॉजिटिव डाइवर्सिटी को फाइंड करना है किसी भी स्कूल को, ठीक है। Teachers should respond to the students' diverse need in order to motivate and encourage further participation। बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए हर चीज में, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो, हर चीज में टीचर्स को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, दैट यू कैन डू, यू कैन गो, यू शुड गो, राइट, यू शुड ट्राई। तो ऐसे टीचर्स को इंकरेज करना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा गया था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिवनेस। तो इंक्लूसिवनेस जो कि एजुकेशन में बेस्ड होता है, तो उसके बारे में आपको ऐसे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपने देखा है तो थैंक यू सो मच, और आपको कुछ पूछना हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके।